हेलो दोस्तों, मैं राकेश। आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश चोकर। दोस्तों, आज हम एस्टेट पीआरटी 2023 के मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने ही होते हैं और मैंने ये देखा है कि एस्टेट पीआरटी में मैथ का लेवल काफी बड़ा है। जब मैंने 2023 का आपका पेपर देखा, यहाँ से एडवांस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पीआरटी 2024 देने वाले हैं तो कम से कम पिछले 5 साल के पेपर जरूर लगा लें। मैं उन सभी प्रीवियस ईयर को आपको एक एक वीडियो करके हल करा रहा हूं, आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखें। दूसरा, मैं साथ में एक एक टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं, और जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है, अगर उसकी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आप उसका कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि अगर आप एस्टेट पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ आपने सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ा है और आपका एडवांस मैथ बहुत अच्छा नहीं है। तो पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा आपको, और मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। एडवांस मैथ के थोड़े पहले ले लिए हैं और उनको सीरीज में रखा है, ताकि जब मैं आपको बेसिक बताऊं तो आपको समझ आए। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। पहले सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। मैंने ये एक समबाहु त्रिभुज बना दी है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अगर इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो मैंने आपके सामने पहले 4 चीजें लिख रखी हैं। एक है इसकी भुजा, एक है इसकी ऊंचाई, एक है इसकी बाह्य त्रिज्या और एक है इसकी अंतर त्रिज्या। इसका अनुपात आपको याद होना चाहिए। ये कैसे आया है इसकी डिटेल हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए एटलीस्ट इनका रेशियो आपको याद होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये इसकी सारी भुजा है जिसको मैंने मान लिया है ए। तो इसका मतलब ये है साइड मेरी ए। अब ये होती है इसकी हाइट। जो इसकी हाइट है ये होती है मेरी √3/2a। कहने का मतलब, अगर भुजा ए है और भुजा को आप √3/2 से गुणा करोगे तो आपकी हाइट निकल के आ जाएगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट माध्यिका एक ही होती है, दोनों इसी एक ही साइड पर होती है। तो अगर आपसे माध्यिका पूछी जाती है तो भी यही होगा। उसके बाद एक है आपकी बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या क्या होती है? अगर ये जो आपकी बीच में माध्यिका है, इसमें जो केंद्रक होता है आपका, सेंट्रोइड बोलते हैं हम जिसको, इसको केंद्र मानकर अगर मैं अंदर की तरफ वृत्त खींचता हूं तो जो इसकी त्रिज्या होगी इसको हम बोलते हैं इन रेडियस। और ये कौन सी होती है? ये इस पॉइंट से यहां तक ये इसकी रेडियस है। ठीक है। अगर मैं इसी को केंद्र मानकर एक बड़ा वृत्त खींचता हूं इसके चारों ओर, तो आपकी ये जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं सरकम रेडियस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बाह्य त्रिज्या। और ये जो पॉइंट है ये इस साइड को 2:1 में बांटता है। अब हमने क्या किया, जो हाइट निकाली थी उसको 2:1 में बांट दिया, तो जो आपकी सरकम रेडियस निकल के आई है वो आ गई है a/√3। ठीक है। और अगर आपने इन रेडियस निकालनी है तो वो इसका आधा हो जाएगी a/2√3। ये चारों रेशियो आपको याद होने चाहिए। देखो, पहले तो आप ये समझें, अगर भुजा दे रखी है, हाइट निकालनी है, तो इसको हमने गुणा करना पड़ेगा √3/2 से। अगर आपने यहां से बाह्य त्रिज्या निकालनी है तो आपने गुणा भाग करना पड़ेगा √3 से। अगर आपको इन रेडियस निकालनी है तो आपको भाग करना पड़ेगा 2/√3 से। अब अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ए से इसको हम भाग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ए चला गया, यहां से 1 बच गया, यहां से ए चला गया, √3/2 बच गया, यहां से ए चला गया, 1/√3 बच गया, यहां से ए चला गया, 1/2√3 बच गया। अब मैंने रेशियो आपको पूरा पढ़ाया है। अगर आपने रेशियो मेरे से पढ़ा है तो मैंने क्लियर कट बता रखा है। रेशियो में जब 1 यूनिट की वैल्यू आती है, 1 यूनिट का मतलब है आपकी साइड की वैल्यू, उसको जिसके साथ भी गुणा करोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इतना समझ आया है तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। जब आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो उससे आपको समझ आएगा कि इसका एक्चुअल में यूज क्या है। अब आप एक बार पहला क्वेश्चन देखिए। आपका पहला क्वेश्चन है, इफ वन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इज मेड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। भाई ये बोला गया है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 मिनट के लिए मैं इसी को मान रहा हूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपकी, जिसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ए की जो वैल्यू है ना वो 10 सेंटीमीटर है,
और ये बोला गया है कि ये एक सर्कल के अंदर है, इसका मतलब इसके बाहर एक सर्कल दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है देन द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ट्राइंगल। अच्छा सॉरी, ये तो 10 है ना, ये आपको रेडियस दे रखी है। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूं। इफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज मेड इन अ सर्कल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक सर्कल में बनी हुई है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा गया है कि आप इस त्रिभुज की भुजा बताइए। भाई जरूरी नहीं है इस रेशो में आपको हमेशा ही भुजा दी जाए और ये बाकी चीजें पूछी जाए, ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई भी वैल्यू दे रखी है आपसे और भुजा पूछ ली जाए। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको, तो इस वृत्त की त्रिज्या कौन सी थी, ये वाली थी, और इसको हम क्या बोल लेंगे, ये बाह्य वृत्त है। अगर ये बाह्य वृत्त है तो इसकी त्रिज्या को हम बोल लेंगे बाह्य त्रिज्या, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस की वैल्यू दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, और हमारी कितनी है, ये हमारी है a/√3। तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 सेंटीमीटर के बराबर कर दूंगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो आपकी बाह्य रेडियस है वो है बड़ा आर, और ये कितने के बराबर है, ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और आर को मैं कैसे निकाल सकता हूं, आर को मैं निकाल सकता हूं a/√3, बराबर कर दिया मैंने 10 के। ये √3 इधर भाग में था, उधर चला गया, तो a बराबर आ गया है आपका 10√3। जो त्रिभुज की भुजा आ गई है वो आ गई है 10√3, ऑप्शन बी। देखा, अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल रेशो का हो गया है, आपने कुछ नहीं सोचना पड़ा इसमें, आपको ये चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ आ गया है और क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया गया है कि जो वृत्त है वो इसके बाहर की ओर है और उसकी रेडियस दे रखी है, तो ये आपको सिर्फ याद होने चाहिए और आप रेशियो से ही निकाल सकते हो। शायद आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, आप अगला क्वेश्चन पढ़िए तब तक। बस इसको रखेंगे हम। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए ट्राइंगल विद 3 इक्वल साइड। भाई ए ट्राइंगल विद 3 इक्वल साइड का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगी आपकी। हैज इट्स एरिया इक्वल टू 4√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब की बार आपको ट्राइंगल का एरिया दे दिया है। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको एरिया निकालना है तो उसका फार्मूला क्या होता है। आपका ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीपल हाइट। ये स्पेशली सिर्फ इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज के लिए नहीं है, कोई भी त्रिभुज है आपकी और उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फार्मूला होता है 1/2 और आधार गुणा ऊंचाई। अब हमारी त्रिभुज जो है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, इसकी सारी भुजाएं आपकी बराबर है, ठीक है। अब बेस तो इसका ए ही है क्योंकि सारी भुजा बराबर है, ये मैंने बेस मान लिया और इसकी वैल्यू है मेरे पास ए, तो बेस तो है मेरे पास। अब मुझे चाहिए हाइट। हाइट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई आपकी, ये इसकी हाइट होती है और इसकी हाइट कैसे निकलती है, √3/2a। जो इसकी हाइट है वो आ गई है √3/2a। इसका मतलब इस फार्मूले में रखने के लिए मेरे पास दो चीज होनी चाहिए थी, एक आधार और एक ऊंचाई, वो दोनों हमारे पास ऑलरेडी है इस रेशियो से। तो अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं तो वो जाएगा 1/2। बी जो है मेरा वो है बेस ए जो इसकी भुजा है और ऊंचाई है √3/2a। तो यहां से आ गया है मेरा, ऊपर तो आ गया है √3, नीचे आ गया है 2 दूनी 4 और a गुणा a की पावर 2। वैसे तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकलता है वो निकलता है इस फार्मूले से, लेकिन इस फार्मूले में जब मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस और हाइट रखा तो एक हमारा फार्मूला बन गया है, ये स्पेशल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। अगर आपकी ट्रायंगल समबाहु है और उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, √3/4a2। अब ये बात मैं यहां लिख रहा हूं, अगर इससे आपको एरिया निकालना है तो वो हो जाएगा आपका √3/4a की पावर 2। ये भी हम याद रखेंगे, ये तो रेशियो हमारा था ही। हमने एक और चीज ये याद रखनी है, एक बात आप हमेशा ध्यान रख ले, आज के टाइम अगर आपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सब कुछ चीज सिर्फ सोल्व करके नहीं देख सकते आप,
बहुत सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये मैंने बता दिया आपका फार्मूला कैसे आया है। अगर आप इसको याद रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, अगर वो समबाहु है तो आप ये फार्मूला लगाओगे। तो अब ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्षेत्रफल दे रखा है और भुजा निकालनी है, तो आप क्या करोगे? मैं लिखूंगा कि त्रिभुज का अक्षेत्रफल जो होता है वो होता है मेरा 3/4 ए की 2। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है, उसका फार्मूला रख दिया। अब क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रखा है, वो दे रखा है मेरा 4√3 बराबर इसके फार्मूले के रख दिया। अब क्या हुआ, √3 से तो √3 कैंसिल हो गया है, ये 4 भाग में था वो इधर आ गया है, तो ये जाएगा 4 × 4 बराबर a⁻2। भाई a⁻2 है, मुझे a चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट कर दूंगा। दोनों तरफ अगर हम रूट करेंगे तो क्या होगा, 4 × 4, यहां पर मेरा पूरा पेड़ है और यहां पर भी a पूरा पेड़ है, तो क्या होता है, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, 4 बराबर आ जाएगा मेरा a। जो त्रिभुज की भुजा है वो आ गई है 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया था परिमाप। देखो जब आपकी भुजा निकल जाती है उसके बाद तो इस रेशियो में रख के आप कुछ भी निकाल सकते हो। अच्छा परिमाप क्या होता है, मैं आपको एक बार ही बता दूं, आपकी कोई भी 2D आकृति है उसका आपको परिमाप निकालना है, तो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का जोड़। आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की चतुर्भुज हो। परिमाप का मतलब होता है उसकी सारी भुजाओं का जोड़। अगर आपको समबाहु त्रिभुज की एक भुजा पता चल गई है 4, तो इसकी तो तीनों भुजाएं 4 ही 4 होंगी, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और परिमाप मैंने अभी बताया कुछ नहीं होता, इसकी सारी भुजाओं का जोड़ होता है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब की बार आपको एक चीज और पता चली इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, वो है अक्षेत्रफल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जो अगला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो देखते हैं एक बार। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है बेलन का। और अब बेलन क्या है, सिलेंडर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपने नोट कर लिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये नोट की तो एडवांस मैथ का एक दो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, सिर्फ आप रेशियो से हल कर सकते हो। अब आपको सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। सिलेंडर जिसको हिंदी में हम बेलन बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार की आकृति होती है आपकी। अब सिलेंडर जो है उसमें दो वृत्त होते हैं, एक ये नीचे है और एक ऊपर है, तो साथ में आपने वृत्त भी पढ़ना है। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री में दो प्रकार की आकृतियां होती हैं। आप इसको ज्योमेट्री बोल सकते हो, इसको मेंसुरेशन बोल सकते हो। ज्योमेट्री में सिर्फ हम एंगल निकालते हैं और जो आपकी मेंसुरेशन है उसमें एरिया और आयतन निकालते हैं। तो यहां पर हमेशा ही दो प्रकार की आकृति होती हैं, एक 2D और एक 3D। अब ये आपकी एक 3D आकृति है, क्योंकि देखो ये इसकी साइड है, साथ में वृत्त लगा हुआ है, तो ये 3D आकृति है। दूसरा, जिस भी आकृति में हाइट दे रखी होती है उसको आप 3D आकृति मान के चलोगे। दूसरा, वो वाली हाइट नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये इस वृत्त के साथ आपकी हाइट है। अब ये आपका एक बेलन है जिसमें एक वृत्त यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है। इसमें आपसे दो चीजें पूछी जा सकती हैं। किसी भी 3D आकृति का परिमाप नहीं निकलता है, इसकी दो ही चीजें निकलती हैं, या तो क्षेत्रफल या आयतन। अब मैं इसका पूरा बेसिक बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन तो चुटकियों में हल हो जाएगा, लेकिन मैं इसका जो बेसिक बता रहा हूं इससे ये फायदा होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। तो इस बेलन में एक तो होती है आपकी हाइट, ये हाइट है यहां से लेकर यहां तक। एक होती है इसकी त्रिज्या, और ये त्रिज्या किसकी होती है, त्रिज्या जो इसमें वृत्त होता है ना उसकी होती है, ये त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं आर। ठीक है, अब अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, इसके दो क्षेत्रफल होते हैं हमारे। एक तो होता है सिर्फ इस कर्व एरिया का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जिसमें ये दोनों वृत्त भी ऐड होते हैं। तो अगर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आपका होता है 2 पाई आर एच।
ठीक है भाई। इसमें जो आपका मेंसुरेशन का पार्ट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फार्मूले, और फार्मूले को बहुत ज्यादा रटा नहीं जाता। इसको एक बार समझ के आप फार्मूला लिखो और उस पर क्वेश्चन करो, इसके बेस्ड आपके फार्मूले याद हो जाएंगे। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब साथ में इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आपने, तो वो हो जाएगा आपका, ये तो रहेगा ही वही 2 पाई आर एच। इसमें ये दो वृत्त का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। अब आगे है बारी वृत्त की। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, वृत्त में क्या क्या होता है पहले आप वो समझे। वृत्त में ये सेंटर है, इस सेंटर को इसकी सरकमफ्रेंस से कहीं भी मिला दें, ये आपकी रेडियस होती है, ठीक है। और अगर वृत्त के एक बिंदु को दूसरे बिंदु से मिलाया जाए और वो सेंटर से होके जाए, तो आपका ये डायमीटर होता है, जिसको हम बोलते हैं व्यास। एक, जहां मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी 2D आकृति हैं उन सभी का परिमाप निकलता है, तो वृत्त भी आपकी एक 2D आकृति है, इसके परिमाप को हम परिधि बोलते हैं। क्योंकि इसकी कोई भुजा नहीं है, इसलिए उसको परिमाप बोलना ठीक नहीं है, वो परिधि है। और परिधि का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया आपको। परिमाप था हमारा सारी भुजाओं का जोड़, तो परिधि भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं यहां इस बिंदु से लेकर यहां से यहां तक इसका पूरा लंबाई मापूं, तो ये आपकी परिधि हो जाएगी। अब इस वृत्त के फार्मूले देखते हैं हम पहले। देखो वृत्त में एक तो थी त्रिज्या r, एक डायमीटर था d, और एक इसकी रेडियस है, सॉरी एक इसकी सरकमफ्रेंस है, परिधि, जिसको हम बोलते हैं c, ठीक है। अगर आपको परिधि निकालनी है, इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है, तो उसका फार्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। अब पाई का मान हम रखते हैं 22/7 या 3.14, ये आपको पता होगा। परिधि निकल गई हमारी 2 पाई r। अगर हमें r ना दे रखी हो तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें d दे रखा है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर 2r की जगह मैं d रख दूं तो पाई d भी आपका परिधि निकल सकती है। ये दो फार्मूले आपके परिधि के रहेंगे। उसके बाद एक होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सिर्फ वृत्त के यही फार्मूले होते हैं और यही बेसिक है बस। तो इसकी हर जो भी आपकी आकृतियां होती है ना, उनके दो दो फार्मूले होते हैं, वो आपको अगर समझ आ जाए तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो। तो अब अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आपने 2 पाई आर एच करके ये कर्व एरिया का क्षेत्रफल निकाल लिया है। इन दो वृत्त का और जोड़ना है। इसमें एक वृत्त का क्षेत्रफल निकलता है पाई आर स्क्वायर, तो दो वृत्त का निकल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब अगर इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। इसमें से कॉमन आ रहा है 2 पाई आर, यहाँ पर बच गया है एच और यहाँ पर बच गया है आर। ये इस तरीके से आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बढ़ता है। ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का, ये हो गया है संपूर्ण। और अब निकालना है अपने आयतन। इसके आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये बेलन के बारे में मैंने जो फार्मूले लिखे हैं, अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो बेलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आप हल कर दोगे। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में, अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि आयतन बताओ, क्षेत्रफल बताओ, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपने खुद से समझना है कि आयतन कब निकालते हैं। अगर इसमें कुछ लिक्विड डालने की बात हो रही है तो तब निकालना है आपने आयतन, और इसके इस बाहरी एरिया की बात चल रही है अगर, तो आपने निकालना है एरिया। ये तब है जब आपको क्वेश्चन में क्लियरली ना दे रखा हो। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है द पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर। ये बोला गया है कि जो ये बेलन है, इसकी जो नीचे परिधि दी हुई है वो है आपकी 44 सेंटीमीटर। और परिधि किसकी होती है, परिधि होती है वृत्त की। इसका मतलब सिलेंडर में जो वृत्त है उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर आगे बोल रखा है एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। आपको इसका आयतन निकालना है। क्वेश्चन में क्लियर कट बोल रखा है आपने आयतन निकालना है। आयतन का फार्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का तो मान होता है 22/7, आर जो है हमारी वो हमारे पास नहीं है, हमने निकालनी है, और एच है हमारा 8। बस हमारा एक ही मकसद है कि हम आर निकालें और इस फार्मूले में रखें। अब आर कैसे निकलेगी, आपको ये बता रखा है कि जो इस बेलन में वृत्त है ना,
उसकी परिधि 44 है। और अभी मैंने बताया कि वृत्त की परिधि कैसे निकलती है, 2 पाई r। तो इसका मतलब परिधि जो है वो निकलती है आपकी 2 पाई r। और परिधि क्वेश्चन में दे रखी है 44। तो 2 पाई का मान 22/7, r की वैल्यू निकालनी है, उसको ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब इसको हल कर लीजिए। 22 दूनी 44, 44 से 44 कट गया है, ये 7 भाग में था तो इधर आ गया है, जो त्रिज्या है वो 7 आ गई है। तो पहला मकसद था हमारा r निकालना, वो हमने निकाल ली। अब r का भी मान हमारे पास, h का भी मान है, बस यहाँ रख दीजिए, आपका आयतन आ जाएगा। अब पाई का मान है हमारा 22/7, r मैंने अभी का डी 7, तो ये जाएगी 7 गुणा 7, और h है आपका 8। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए। 7 से 7 कट गया है, इसको हल करना है। अब हल करने का तरीका, 22 में 11 छुपा है और 11 से किसी वैल्यू को गुणा करने का तरीका बहुत आसान है। अच्छा, मैंने एक है ना मैथ की बेसिक सीरीज भी बना रखी है, अगर आपका मैथ बहुत ज्यादा वीक है तो मैंने उसमें अभी तक 6-7 वीडियो डाल दी हैं, जिसमें मैंने मल्टीपल डिवाइड सिखा रखा है, वो आप जरूर देखें वो सीरीज, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैंने इस 22 में से यहाँ 11 रखना है, तो 22 दूनी 11, इसमें साथ में 2 और है, तो 8 7 56, 56 गुणा 2 112, वो 2 मैंने उधर ले लिया, तो यहां पर बच गया है 11 गुणा में 112। अब 11 से किसी वैल्यू को गुणा करने का तरीका क्या होता है, आप पहले लास्ट डिजिट को लिख लीजिए, ये है आपका 2। अब क्या करना है, 2 में अगला डिजिट जोड़ो, 2 और 1 3। अब 1 में अगला डिजिट जोड़ो, 1 और 1 2, और लास्ट ऐसे कैसे लिख दो। 1232 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया है। ये सब कुछ अगर आपको समझ आया है तो बेलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप हल कर सकते हो, और वृत्त से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आपको हल कर सकते हो। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रेशियो लिखवाया था, वो आपने जरूर नोट कर लिया होगा, उससे आप एक बार खुद से इसको हल करके जरूर देखें। क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ द साइड एंड हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो मैंने आपको रेशियो बताया था सिर्फ वही पूछा है आपसे। अगर आपको वो रेशियो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है या फिर याद है, आप इसका देखते आंसर लगा सकते हो। इसका जो आपका आंसर है वो है 2/√3। अब ये कैसे है, देखिए मैं उस रेशियो को एक बार दोबारा लिख रहा हूं, जो अब सिर्फ 2 को ही लिख रहा हूं मैं, एक है आपकी भुजा और एक है आपकी ऊंचाई। इन दोनों का ही आपको अनुपात निकालना है, बाकी हमारा जो इन रेडियस है और सर्कम रेडियस है उसकी जरूरत नहीं है यहाँ। तो मैंने बताया था कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई होगी √3/2a। ये शायद आपको याद होगा। बस इनका रेशियो बताना है। अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, ये 2 भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, ये हो जाएगा 2a√3a। ए दोनों तरफ है, कट जाएगा, ये आपका आंसर है 2√3। और इसके पीछे की डिटेल मैं रेशियो वाली आपको पहले बता चुका हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चतुर्भुज का, जिसको, और चतुर्भुज भी कौन सी आपकी, समचतुर्भुज, जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD इज अ रोम्बस इन विच एंगल BAC इज 50 डिग्री। मैं इसको लिख देता हूं एक बार, ABCD। सबसे पहले अगर मैं रोम्बस की थोड़ी आपको प्रॉपर्टी बताऊं तो रोम्बस होता है समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ये सारी भुजाएं जो हैं इसकी वो बराबर हैं, आप बोल सकते हो सारी भुजा है A। अगर मैं आपसे रोम्बस का पैरामीटर पूछता हूं, परिमाप पूछता हूं, तो ये एक 2D आकृति है, और 2D आकृति का परिमाप निकालने का तरीका मैंने बताया था, सारी भुजाओं का जोड़, वो जाएगा 4a। परिमाप बता दिया मैंने आपको। दूसरा, इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को लमसम द्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दूसरा, जो इसके आमने सामने के एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। ये सारी बातें जो मैंने बताई आप इसको नोट कर लें। इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। दूसरा, जो विकर्ण है, डायगोनल है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, और इसके जो आमने सामने के कोण हैं वो बराबर होते हैं। अब इसमें दिया हुआ है कि एंगल BAC जो है वो 50 डिग्री है। BAC
ये एंगल 50 डिग्री आपका, और आपसे पूछा गया है कि 3 गुणा एंगल डी माइनस 2 गुणा डी ए सी, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। देखो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अगर ये एंगल 50 है आपका तो आप ध्यान दें ये आपका 90 है। ये मैंने बताया भी आपको कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, और ये एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180। अगर ये 90 है तो इनका जोड़ भी 90 होना चाहिए, अगर ये 50 है तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अगर ये 50 है तो आप ध्यान दें ये भी 50 होगा। अब ऐसा क्यों है, मैंने बताया था, एक तो मैंने ये बात बताई आपको कि ये एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, दूसरा ये एंगल जो है इधर वाले एंगल के भी बराबर होता है, इसको भी आप नोट कर लें। अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये और ये एंगल बराबर हैं तो ये भी 40-40 होंगे, ये और ये बराबर है तो ये 50 और 50 होंगे। ये सारे एंगल आपके निकल गए। ये किस प्रॉपर्टी से निकले हैं, पहला ये तो निकला इस प्रॉपर्टी से कि एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर ये 90 और ये 50 है तो ये 40 आ जाएगा। कैसे आया, 180 में से 140 घटा दिया। दूसरा, आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अब पहले मैंने ये एंगल निकाला, ये कैसे निकाला, ये मैंने ये बताया कि इस तरफ का 50 है तो इस तरफ का भी 50 होगा, क्योंकि ये भी बराबर होते हैं, और ये 50-50 है तो ये भी 50-50 होंगे, ये 40-40 है तो ये भी 40-40 होंगे। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दीजिए। आपसे पूछा है एंगल डी, एंगल डी कौन सा है, ये पूरा एंगल डी है, ये हो गया 40 + 40 80, 80 गुणा में 3 240, ये है आपका 240। अब आपसे पूछा है एंगल डी ए सी, अब एंगल डी ए सी कौन सा है, डी ए सी यानी कि ये एंगल, ये एंगल जो है आपका वो है 50, 50 गुणा में 2 करोगे आप, ये हो जाएगा 100, तो 240 में से 100 चला गया, आपका आंसर आ गया है 140। ऑप्शन बी आपका आंसर है। बस इसमें जो आपको प्रॉपर्टी बताई है उनको आपने नोट कर लिया होगा, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हल कर दोगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका ट्रायंगल का ही है, इसमें थोड़ा सा रोल आपका पाइथागोरस थ्योरम का है, जो आपको पता ही होगा, बहुत बेसिक थ्योरम है। इसको आप एक बार पढ़ के करके देख सकते हैं खुद से। क्वेश्चन में दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है और उसकी भुजा दे रखी है सिर्फ आपको। मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, इसमें एक भुजा है 25, एक भुजा है 7 और एक भुजा है 24, ये सेंटीमीटर में मान के चले आप। सबसे पहले तो आपको इसकी भुजाओं से पता चलना चाहिए कौन सी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मुझे कैसे पता चली कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए कुछ आपके ट्रिपलेट होती हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिससे आपको ये पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो आपको पता होगा। ये होता है कर्ण जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ये है बेस जिसको हम बोलते हैं आधार, और ये है आपका परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं लंब। ठीक है, अगर आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो वो होता है h बराबर होता है √p² + b², ये आपको जरूर पता होगा। जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ये थ्योरम लगाते हैं तो ये सभी साइड जो होते हैं ना, ये प्रॉपर बैलेंस्ड वे में आती हैं और उनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। और वो क्या क्या है मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं, आप उनको नोट कर ले, तो राइट एंगल ट्रायंगल से जब क्वेश्चन आएगा वो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। उसमें पहला आपका ट्रिपलेट है 3 4 5। इसमें ये कर्ण जो है आपका हाइपोटेनस है, ये तो फिक्स है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी भुजा 5 3 4 हैं तो 5 तो कर्ण ही होगा, सबसे बड़ी भुजा तो फिक्स है। ये दोनों क्या हो सकती हैं, ये लंब हो सकती है या फिर आधार हो सकती है, ये भी या लंब हो सकती है या आधार हो सकती है। ठीक है, इनमें से एक लंब एक आधार, वो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। पहला ट्रिपलेट है आपका ये।
दूसरा इसी को ही 2 से गुणा करके बना है। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। आप इस ट्रिपलेट को किसी से भी गुणा कर लो, ये बेसिक ट्रिपलेट है, वो सारे ट्रिपलेट ही बनेंगे। इसको आप 3 से गुणा कर दो तो भी, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूं तो 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ये भी आपका ट्रिपलेट है। ठीक है, अब और ऐसे कौन कौन से हैं, मैं आपके पॉपुलर लिखवा रहा हूं, वैसे आपको खुद से भी कुछ याद होंगे। 5 12 और 13, एक है आपका 15 8 और 17, एक है आपका यही वाला 7 24 25, एक है आपका 24 10 26। ज्यादातर मैंने देखा है कि इन ट्रिपलेट में से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये साइड जब भी आपको नजर आए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जरूरी नहीं आपको 3 साइड दें, अगर 2 दें तो भी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं ये बता दूं आपको कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 5 और 4 हैं, ठीक है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपकी अगली भुजा 3 ही होगी। ठीक है, अब मैंने आपको 2 चीज बताई हैं, अगर किसी भी त्रिभुज की भुजाएं इनमें से हैं तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली बात। दूसरा, अगर इसमें से कोई 2 भुजा देके आपको ये बता दिया जाता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीसरी भुजा बिना निकाले आप बता दोगे। ठीक है, अब मैंने आपको ये तीनों भुजाएं 25 24 7 होने की वजह से ये बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आपका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको ये तो नहीं दे रखा कि इसमें से कौन सा आधार है, भाई ये आधार है या ये आधार है। आपसे सिर्फ ये बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, और उसमें मुझे क्या चीज चाहिए, एक आधार चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। इस हिसाब से मेरा आधार और ऊंचाई कौन सी होती है, जिस पर 90 डिग्री का एंगल होता है वो आपका आधार होता है, ये 90 डिग्री का एंगल इसके ऊपर है, और जिससे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है वो होता है आपका ऊंचाई। कहने का मतलब ये ऊंचाई है और ये आधार है। अब मैं इसको 7 मान लूं, इसको 24 मान लूं, इससे क्षेत्रफल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट मैंने इन दोनों को गुणा ही करना है। तो मैंने रख दिया 1/2, आधार मैंने मान लिया ये और ऊंचाई मैंने मान ली ये। तो इनको हल किया तो 12 7 84, ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल 84 आ गया है। इसका ये बेसिक समझ आ गया होगा आपको, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी ये भुजा हो सकती है, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आपको पता चल गया है कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 84 है। इसको मैं मिटा रहा हूं, आप तब तक आगे पढ़िए। एक बार आगे इसमें दिया हुआ है कि जो इसका एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। अब रेक्टेंगल क्या होता है आपका, रेक्टेंगल होता है आपका आयत। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये बोला गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अब यहाँ पर पहले आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आयत में क्या क्या होता है, आयत में होता है लंबाई और चौड़ाई। ये भुजा तो इसके बराबर है, ये भी लंबाई है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भी चौड़ाई है। ठीक है, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो जिसकी 4 भुजाएं हैं, वो होता है आधार गुणा ऊंचाई। या त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, कहने का मतलब आधार गुणा ऊंचाई का आधा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, बस इतना ही होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आधार और ऊंचाई क्या होता है। मैंने थोड़ी देर पहले त्रिभुज में बताया था, जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना हो वो आपका आधार होता है। तो मैं 1 मिनट के लिए इसको आधार मान सकता हूं, आधार हो गया आपका L। ठीक है, दूसरा एक होता है आपका ऊंचाई। ऊंचाई क्या होता है, जिससे 90 डिग्री का एंगल बना हो तो ये आपका ऊंचाई हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका क्षेत्रफल निकल के आया चतुर्भुज का, वो आ गया है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चतुर्भुज है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, आयत, तो उसका क्षेत्रफल आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि लंबाई गुणा चौड़ाई, आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कभी भी आपको आयत दे रखी हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो
तो आप कर सकते हो लंबाई गुना चौड़ाई, और कोई भी चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल निकलता है आधार गुना ऊंचाई। अब ये हमारा फार्मूला है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा आधार गुना लंबाई गुना चौड़ाई, और इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर दे रखा है, वो दे रखा है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी निकाला है, वो आया था 84। अब साथ में आपको ये भी बताया गया है कि ये जो आयत है इसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है, तो मैं लंबाई की जगह 14 रख रहा हूँ। अब आपकी अगर मैंने लंबाई 14 रख दी है तो हम चौड़ाई निकाल के देख लेते हैं। 14 से इसको काट दिया, 14 6 84, चौड़ाई जो है वो 6 आ गई है। इस आयत की लंबाई तो है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस आयत का परिमाप निकालिए, पैरामीटर निकालिए। मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी आकृति का आपने परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसकी सारी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो इसका जो परिमाप निकलेगा वो निकलेगा 14 + 14 28, 6 + 6 12, आपका परिमाप आ गया है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है ना, हाँ आपको समझ आ गया होगा। पहले मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, आयत के क्षेत्रफल के बराबर किया, चौड़ाई निकाल दी, लंबाई चौड़ाई आ गई है, परिमाप निकाल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई, अगर आपको एडवांस मैथ नहीं आता है तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अटपटी लग रही होंगी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको एडवांस मैथ एटलीस्ट समझ आएगा। दूसरा, एडवांस मैथ की मैं एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा आपके एग्जाम से पहले, जिससे आपको जितने भी आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपरली समझ आएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स ईच। भाई देखिए, कोई भी पॉलीगन है, अगर आपको उसके अंतः कोणों का योग निकालना है तो उसका फार्मूला होता है आपका n-2 मल्टीपल 180। इस तरीके से किसी भी पॉलीगन के जितने भी आंतरिक कोण होते हैं उनका योग आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब यहां पर n क्या है, आपका n है भुजाओं की संख्या। उस पॉलीगन की जितनी भी भुजाएं हैं उन टोटल नंबर ऑफ साइड्स को आप यहां रखोगे तो उसके अंतः कोणों का योग निकल के आ जाएगा, और भुजा बता रखी है आपसे 10, तो n का मान मैंने 10 रख दिया है। 10 - 2 गुणा में 180, यह आ गया है 8 गुणा में 180। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में क्या कर रखा है, पाई रख रखा है। देखिए, एक तो है आपका पाई का मान 22/7, एक है आपका पाई का मान 3.14, और एक है पाई का मान आपका 180। ठीक है, जो ये पाई का मान आपका 180 में है ना, ये आपका मान है डिग्री में, और ये ऊपर जो मान दिया हुआ है ये है आपका रेडियन में। तो यहां पर पाई का मान जब आपसे एंगल्स में पूछा जाता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है अगर मैं उसको पाई के रूप में रखना चाहता हूं तो वो होता है π/2, शायद आपने पढ़ा होगा। अगर आपको 180 डिग्री का मान रखना हो आपका पाई के रूप में तो वो होता है पाई। कहने का मतलब ये रेडियन है और ये डिग्री है। इसका मतलब अगर 180 लिखा हुआ है और आप उसको पाई के रूप में लिखना चाहते हो तो आप उसको लिख सकते हो 180 की जगह पाई। इसका मतलब इसका आंसर आ गया है 8 पाई। और यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, आपको डायरेक्ट मल्टीपल ना देके जो ये आपका डिग्री था 180 इसको रेडियन में ले लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये क्वेश्चन जो है अगर मैं आपको डिटेल से बताऊं तो कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएगी, और इस क्वेश्चन का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए। इसको प्रॉपर्टी को प्रूव करना कभी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। आपसे पूछा गया है कि द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, आपसे पूछा गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसके एंगल बाइसेक्टर, उसके कोणों का अर्धक जो एक चतुर्भुज बनाता है वो चतुर्भुज कैसी होगी। सिर्फ मैं आपको आकृति बना के बताता हूं। जो वृत्त के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। ये आपकी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर मैं इसके एंगल्स का बाइसेक्ट करता हूं
इस तरीके से। और जो ये चतुर्भुज आती है, ये कौन सी चतुर्भुज है, किस प्रकार की चतुर्भुज होगी, ये आपसे पूछा गया है। आप हमेशा ध्यान रखें, अगर एक साइक्लिक चतुर्भुज के एंगल का बाइसेक्ट करके जो चतुर्भुज बनती है तो वो भी आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए। भाई जो इसके अंदर चतुर्भुज बनेगी वो भी आपकी चक्रीय चतुर्भुज है। इसको मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन बेवजह प्रूव करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई आपके एडवांस मैथ के इतने ही क्वेश्चन थे। अब अगले जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक के हैं और आसानी है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द मीन फैक्टर्स ऑफ 10। सबसे पहले आप मीन को छोड़ दीजिए, आप फैक्टर को समझिए। अगर मैं पूछता हूं आपसे कि 10 के फैक्टर बताओ, आप तीन शब्द से बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे। एक तो है आपका फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। एक आपको सुना होगा आपने प्राइम फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और एक है आपका गुणज, जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल। आप इन तीनों चीजों को समझे, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले फैक्टर। फैक्टर का मतलब ये है, अगर आपको किसी भी संख्या के फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर वो होते हैं जो इसको पूरा पूरा भाग करें। 10 को पूरा पूरा भाग करने वाली संख्याएं इसके फैक्टर है, बस इतना समझे आप। गुणनखंड का मतलब ये है 10 को जो पूरा पूरा भाग कर दे संख्याएं, वो सब इसके फैक्टर हैं। और वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? एक। भाई एक हर एक संख्या को भाग करता है, इसका मतलब एक सभी का फैक्टर होता है। इसको और क्या भाग कर रहा है? एक इसको दो भाग कर रहा है, तो दो भी इसका फैक्टर है। इसके बाद इसको 5 भाग कर रहे हैं, तो 5 भी इसका फैक्टर है। इसके बाद इसको 10 भाग कर रहे हैं, तो 10 भी इसका फैक्टर है। ये चार जो है इसके गुणनखंड है, इसके फैक्टर है। और फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो इसको पूरा पूरा भाग कर दे वो इसके फैक्टर होते हैं। अब दूसरा आ गया है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? इनमें से जो अभाज्य संख्या है वही इसके प्राइम फैक्टर है। अब इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो आपको शब्द से ही समझना है। शब्द का मतलब है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। जो इसके कुल गुणनखंड है उनमें से अभाज्य कौन कौन से हैं? तो अभाज्य है इसमें से 2 और 5। अगर आपसे इसके अभाज्य गुणनखंड पूछे जाते हैं तो वो सिर्फ 2 और 5 है। और अभाज्य और भाज्य संख्या का आपको पता होगा, अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ एक से भाग होती है और किसी से भाग नहीं होती। दो सिर्फ एक से भाग होती है और किसी से भाग नहीं होती। तो ये आपकी एक अभाज्य संख्या है। 5 भी आपकी एक अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ 5 से या एक से भाग होती है, खुद से भाग होती है और एक से भाग होती है, वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। 10 जो है वो 2 से भाग हो रही है, 5 से भाग हो रही है। एक आपका एक ऐसा नंबर है वो ना ही भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य माना जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आपको यही बता देता हूं, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है इसलिए ये आपका ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो आपकी दो अभाज्य संख्याएं आ गई हैं, 2 और 5। ये इसके प्राइम फैक्टर है। ठीक है। प्राइम फैक्टर हम पहले दूसरे तरीके से भी निकाले हमने छोटी क्लास में। अगर मैं डायरेक्टली आपसे प्राइम फैक्टर पूछ लेता तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। जो आप इस तरीके से निकालते हो वो डायरेक्टली प्राइम फैक्टर निकलते हैं। 2 5 10, 5 एकम 5, ये आपके प्राइम फैक्टर निकल गए हैं। तो फैक्टर और प्राइम फैक्टर आपको समझ आ गया। आपसे इवन फैक्टर और ओड फैक्टर भी पूछ ले जाते हैं। वो कुछ नहीं होता, वो इसमें से जो समगुणनखंड है और विषम गुणनखंड है वो बताने होते हैं। इससे भी क्वेश्चन आता है, उसको हम डिटेल से देखेंगे। एक है आपका गुणज। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। 10 के मल्टीपल। 10 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 10 एकम 10 पहला मल्टीपल, दूसरा 10 गुणा 2 20। इस तरीके से जो हम लिखते हैं यानी कि 10 की टेबल, वो होते हैं इसके मल्टीपल। इसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। अब आप खुद से इस क्वेश्चन को अगर निकाल के देखो, आपसे पूछा गया है कि 10 के जो आपके फैक्टर्स होते हैं उनका मीन निकाल लो, उनका औसत निकाल लो। तो सबसे पहले तो आपके 10 के फैक्टर हैं ये 4, बस इनका औसत निकालना है। औसत कैसे निकलता है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो इसका अगर सभी का योग करें आंकड़ों का, तो 10 5 15 और 2 17 और 1 18, इसका योग आ गया है 18। और ये जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर दो, वो सत आ जाएगा 1 2 3 4। 4 से इसको भाग कर देंगे, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मैं एक लाइन में भी लिख के आपको बता सकता था,
लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं कराना है, साथ में उनका बेसिक भी आपको पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, एक इक्वेशन दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, z की वैल्यू दे रखी है और w की वैल्यू दे रखी है। उसका रिलेशन बताना है आपने क्या है। जो x की वैल्यू दे रखी है उसको हल कर लीजिए और देखिए क्या निकल के आता है। x जो है वो बराबर है 3/4 भाग में 5/6। x जो है आपका वो है 3/4 भाग में 5/6। पहले इसको हल कीजिए। इसको हल कैसे करेंगे, ये बीच में जो भाग है इसको हल कीजिए पहले। अगर इस भाग को गुणा में बदलना है तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, अगर इस भाग को गुणा में बदलना है तो इसके बाद जो भिन्न रखी है वो पलट जाएगी, ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। x की वैल्यू मैंने हल कर ली, x की वैल्यू आ गई है 9/10। अब ऐसे ही y की वैल्यू हल करेंगे। y दे रखा है आपको 3 भाग में, अब जो ये वैल्यू दे रखी है ना 4 भाग में 5 ब्रैकेट के अंदर, मैं इसको हल करके लिख रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं 4/5। इतना आपको पता होगा। अगर डिवाइड में रखी हुई है तो आप फ्रैक्शन में ऐसे रख सकते हो। फिर आगे दिया हुआ है भाग 6, ये आपने हल करना है। मैंने एक छोटी ब्रैकेट खोल दी है, इसमें लिखा हुआ था 4 भाग में 5, तो मैंने इसको बटे में लिख दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस भाग को अगर मैंने पलटना हो, थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो इसके बाद जो भिन्न रखी हुई है ये भिन्न है 6/1, इसको पलट के हम लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/6। अब इसको हल कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 3 भाग में, अगर मैं इसको हल कर रहा हूं तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया आपका 2/15। ठीक है, इसको हल करने का तरीका फिर वही। अगर इस भाग को आप हटाना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, 3 गुणा में 15/2 आ जाएगा। इसको भी हल कर लीजिए। 15 3 45/2 आ गया, ये आ गया आपका y का मान। अब ऐसे ही आप z का मान निकाल लो। z का मान कैसे निकलेगा आपका, z है 3 भाग में, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं भाई, जो अंदर वाला है पहली ब्रैकेट खोल दी मैंने, ये है आपका 4/5 और फिर है भाग में 6, ये ऐसे लिखा हुआ है। जो एक ब्रैकेट थी वो मैंने खोल दी, 4/5 लिखा हुआ था उसको ऐसे लिख दिया। इसको अगर हल करना है तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा में 5/4 और इसको भी पलट दिया मैंने, गुणा में लिख दिया 1/6। इसको हल कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15/4 और बाहर है 1/6, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 5 15, ये आ गया आपका 5/16, सॉरी 5/8। ये आ गया आपका z की वैल्यू। अब आपने निकालना है w की वैल्यू, वो मैं यहां निकाल देता हूं। w है आपका 3 भाग में 4 ब्रैकेट के अंदर है 5 भाग में 6, इसको भी हल कर लीजिए। 3 भाग में 4, इसको मैं हल करके लिख सकता हूं 5/6। भाई यहां पर ब्रैकेट थी, ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं था तो मैंने लगा दिया गुणा, और इसको मैंने लिख दिया 5/6। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है आपको। बोर्ड मास कहता है पहले भाग सोल्व करना चाहिए हमने, लेकिन यहाँ पे आपको पहले गुणा सोल्व करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है, एक्चुअल में आप गुणा को सोल्व नहीं कर रहे हो, इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हो। बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है, तो पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा एक बार। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10/3। ठीक है, अब इस भाग को अगर गुणा में बदलना है तो ये फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो ये आ गया है आपका 9/10। मैंने सभी की वैल्यू निकाल दी। अगर इनके बीच रिलेशन पता करना है आपने तो ये है 5/8, ये है 45/2, ये है आपका 9/10 और ये भी आपका 9/10। तो कुछ रिलेशन नहीं है, बस सिर्फ x और w बराबर है, क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर है। तो आपका आंसर आ जाएगा पहला, x एंड w आर इक्वल। आपको समझ आ गया होगा, आसानी क्वेश्चन था, सिर्फ बोर्ड मार्क्स लगाना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेट y इक्वल्स टू 597 मल्टीपल 10 रेज टू द पावर 22 प्लस 73.5 मल्टीपल 10 रेज टू द पावर 21 where y is expressed in standard form as 6.04
35 मल्टीपल 10 रेज टू द पावर n। उसको छोड़ो, पहले इसको हल करो आप एक बार। अब इसको कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, आप इसको हल कर सकते हो कि यहां पर 10 की पावर 22 है, वहां पर 10 की पावर 21 है, और क्वेश्चन में 10 की पावर n दे रखा है। कहने का मतलब मैंने 10 को ऐसे कैसे रखना है, मल्टीपल नहीं करना है, तो हम 10 की पावर को कॉमन ले लेते हैं। और 10 की कितनी पावर को हम कॉमन ले सकते हैं? यहाँ पर 10 की पावर 21 है, यहाँ पर 10 की पावर 22 है। इट मीन्स 10 की पावर 21 दोनों में है, तो 10 की पावर 21 मैंने कॉमन ले ली। तो क्या होगा, यहाँ से 10 की पावर 21 कॉमन आ गई है, तो यहाँ पर एक 10 बच गया है, क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 22 का मतलब है 10 22 बार है, 21 बार बार आ गया है, तो एक बार बच गया है, वो 10 इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5970। 10 इसके साथ गुणा कर दिया, प्लस यहाँ से 10 की पावर 21 कॉमन आ गया है, ये एज इट इज है भाई। इसको हल कर लीजिए अंदर वाले को, ये हो गया 10 की पावर 21 गुणा में 5.3 ऐसे का ऐसे, 7 और 7 14, एक और ये भाई, इसमें इसको जोड़ दिया, ये आ गया है। अब आपसे बोला गया था कि y को एक्सप्रेस कीजिए 10 की पावर n गुणा में 6.0435। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि y को इस फॉर्म में मैंने लिखना है, और आ गया है मेरा आंसर ये। अब आपको इससे क्या समझ आ रहा है? मुझे ये समझ आ रहा है कि 10 की पावर n तो ठीक है, लेकिन मेरा तो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ, और मुझे डेसिमल चाहिए यहाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस ऊपर वाली वैल्यू पे मुझे डेसिमल यहाँ चाहिए। तो यहाँ डेसिमल का मतलब क्या है? इसका मतलब मुझे इसको भाग करना पड़ेगा कितने से? जितने डेसिमल मैंने इधर बढ़ाने हैं, 1 2 3, मैंने यहाँ 3 डेसिमल अगर बढ़ाने हैं, तो मैंने 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा। अब क्या किसी वैल्यू को मैं किसी भी चीज से भाग कर सकता हूँ? नहीं। अगर मैंने इसको 1000 से भाग किया है, तो 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा, वो मान बराबर रखना पड़ेगा, ताकि 1000 से 1000 कट जाए। और ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरा डेसिमल यहाँ था, मुझे यहाँ चाहिए था, तो 3 डेसिमल मुझे आगे बढ़ना था, तो मैंने 1000 से भाग कर दिया, 1000 से गुणा कर दिया। इससे क्या होगा? डेसिमल ये यहाँ आ गया है। जो मैंने 1000 से भाग किया था, उसके नाम का तो मैंने डेसिमल ऑलरेडी बढ़ा दिया है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। 1000 से भाग करने पर ही डेसिमल बढ़ा है, तो वो सिर्फ गुणा वाला रह गया है। अब इसको अगर आप हल करना चाहते हो तो हम कैसे करेंगे? ये तो बिल्कुल सेम हो गया है, इनमें कोई चेंज नहीं है, ये 1000 रह गया है। ये 1000 का मतलब क्या है? 1000 का मतलब है 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 ही होता है। यहाँ 10 की पावर 21 है, गुणा में यहाँ 10 की पावर 3 है, तो अगर गुणा हो और बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ जाती है। ये आपने पढ़ा होगा कि a की पावर m गुणा में a की पावर n, अगर बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएंगी, ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर बेस इक्वल है, तो ये रखा जाएगा और इनकी पावर जुड़ जाएगी। ये आ गया 10 की पावर 24, और वो बिल्कुल सेम है, उसको आप लिख दीजिए बस। ये आपका आंसर आ गया है। और आपसे पूछा गया था कि n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू आ गई आपकी 24। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इस प्रकार के क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आपको जो आपके बेसिक है मैथ के वो आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में जो दिया गया है उस तरीके से हल कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका रेशियो का है। रेशियो मैंने पूरा आपको डिटेल से पढ़ा रखा है, अगर आप वहां से पढ़ोगे तो रेशियो तो आपको समझ आएगा ही, साथ में अर्थमेटिक मैथ में बार बार रेशियो लगता है, वो आपकी बहुत हेल्प होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:2 एंड देयर एक्सपेंडिचर इन द रेशियो ऑफ 5:3। भाई दो पर्सन है, ए है एक और एक बी है। जो उनकी इनकम का रेशियो है वो है 3:2, और जो उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 5:3। और फिर आगे दिया गया है, इफ ईच सेव्स ₹2500 देन द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। बी का एक्सपेंडिचर बताना है, ये बताया गया है। दो पर्सन है ए एंड बी, उनकी इनकम का रेशियो है 3:2, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 5:3, और वो दोनों ही 2500 रुपए बचाते हैं। ये भी 2500 बचाता है, ये भी 2500 बचाता है। और आपसे पूछा गया कि बी का एक्सपेंडिचर बताओ। इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है, अगर आप देखते ही इस क्वेश्चन को हल करना चाहते हो तो आपने कुछ नहीं करना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाओ और ये आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या होता है? पहले जो ऊपर दो रेशियो दे रखे हैं उनको क्रॉस मल्टीपल कीजिए और आपस में माइनस कीजिए। 3 × 3
9, 5 गुणा 2 10, इनको आपस में माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 9, ये आ गया आपका 1 यूनिट। जो आपस में रेशियो को क्रॉस मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है यूनिट में, आपकी वैल्यू आ गई है 1 यूनिट। उसके बाद ऐसे ही दो नीचे रेशियो दे रखे हैं आपको, इनको आपस में मल्टीपल कर लीजिए, 5 गुणा में 2500, आपका हो जाएगा 2500, 12500, माइनस में 2500 गुणा में 3 7500। मैंने 2 बार क्रॉस मल्टीपल किया, एक बार ऊपर किया, उनका डिफरेंस कर लिया, एक बार नीचे क्रॉस मल्टीपल किया, उसका डिफरेंस कर लिया। तो इसको अगर आप हल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4500। तो ये डिफरेंस जो है इस डिफरेंस के बराबर कर दो बस, 1 यूनिट का मान जो है आपका वो आपका 4500 आ गया है। अगर 1 यूनिट का मान 4500 आ गया है और 3 यूनिट का मान निकालना है तो 3 से इसको गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 13500। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक इनकम कितनी है तो वो आ गई है 13500। अगर इस 1 यूनिट के मान को 2 से गुणा कर देंगे तो 2 यूनिट का मान आ जाएगा, और 2 यूनिट का मान आ गया है 4500 गुणा 2, 9000। तो आपका 2 यूनिट का मान आ गया है 9000। मैंने ए की भी इनकम निकाल दी और बी की भी इनकम निकाल दी। अब आपकी बी की इनकम जो है वो 9000 है, और आपसे पूछा गया था कि बी का एक्सपेंडिचर बताओ। बी की इनकम 9000 है और वो बचाता 2500 रुपये, तो खर्च कितने करता है, वो हो जाएगा आपका 9000 माइनस 2500। तो आपका आंसर आ गया है 7500। बी का जो एक्सपेंडिचर है वो 7500 है। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड मैंने डिटेल से रेशो वाले उसमें बता रखे हैं, वहां से आप देख लेना। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ a माइनस 1 बाई ए इक्वल्स टू √21 वेयर a ग्रेटर देन 0। सबसे पहले आपको बताया गया है कि a माइनस 1/a जो है वो √21 के बराबर है, और दूसरा बताया गया है कि a की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। फिर आपसे ये नीचे जो इक्वेशन दे रखी है ये पूछी गई है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन है जिसको हल करना बड़ा आसान है। आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप इसका स्क्वायर कीजिए। अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूं तो क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, और यहां पर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहां तो आ जाएगा आपका 21। इसको अगर मैं हल करता हूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी की पावर 2, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक फार्मूला है, पता होगा आपको। तो a से a कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया है a की पावर 2 प्लस में 1/a में a की पावर 2, यहाँ पर बच गया है माइनस का 2 जो उधर जाके जुड़ जाएगा। सबसे पहले a की पावर 2 प्लस में 1/a में a की पावर 2 आ गया है जो आपसे पूछा गया है, लेकिन इसके साथ में गुणा में एक और भी है a प्लस में 1/a। देखो अगर यहां तक आपको ये समझ आ गया है कि इसकी वैल्यू निकल के आ गई है तो आप यहां से भी आंसर बता सकते हो। भाई जो भी आंसर आएगा वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए, और 23 का मल्टीपल है b, क्योंकि 23 पंज 115 होता है, तो आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगर आपको और आगे पूरा डिटेल से निकालना है तो आपने निकालना था ये वैल्यू, a की पावर 2 प्लस में 1/a की पावर 2, और इधर है a प्लस में 1/a, ये और चाहिए मुझे। अब ये कैसे निकालना है, आपके पास वैल्यू दी हुई है ये a की पावर 2 प्लस में 1/a की पावर 2 23, ये आया है। अब आप क्या कीजिए, इससे अगर आपको वापस यहां जाना है तो एक फार्मूला होता है आपका कि a माइनस 4 बराबर होता है a प्लस में 1/a। ये आप याद रखें। ये मैंने क्या किया है एक बार देखें, ये मैं दो फार्मूले पहले लिख रहा हूं आपको फिर बताता हूं। बस ये दो फार्मूले याद रख लें आप, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपके पास a माइनस में 1/a की वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहां पर माइनस दे रखी है और आपने प्लस निकालना है, भाई a माइनस में 1/a दे रखा है, a प्लस में 1/a चाहिए आपको, तो आपने क्या करना है, इसकी जो वैल्यू दे रखी होगी उसका वर्ग करें और उसमें से 4 घटा दे, सॉरी अगर प्लस का निकालना है तो जोड़ दे,
और घटा का निकालना है तो घटा दें। कहने का मतलब प्लस वाला निकालना है तो 4 प्लस कर दें और माइनस वाला निकालना है तो 4 माइनस कर दें। अब मुझे चाहिए माइनस से प्लस। भाई इस माइनस की वैल्यू दे रखी है मेरे पास √21 और मुझे इससे प्लस वाला बनाना है, ये बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्केयर करूंगा और उसमें 25 जोड़ दूंगा। इसका स्केयर करेंगे तो 21 आ जाएगा और इसमें 4 जोड़ दिया तो ये आ गया है आपका √25। √25 का वर्गमूल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5। इसकी वैल्यू थी आपकी 23, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5। आंसर आपका वही रहेगा 115। बस मैं आपको थोड़ा सा एक ही चीज बताना चाहता हूं कि माइनस से प्लस में जाना है तो जो दी गई वैल्यू है उसका स्केयर करेंगे और 4 जोड़ देंगे। अगर प्लस वाली वैल्यू दे रखी है और माइनस वाली वैल्यू निकालनी है तो दी गई वैल्यू का स्केयर करेंगे, उसमें से 4 घटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है if x 2 raised to the power x equal to 5 raised to the power y equal to 10 raised to the power minus z, देन आपने अगली इक्वेशन सोल्व करनी है। पहले इसको आप देखें एक बार, ये दिया हुआ है आपको कि 2 की पावर x बराबर है 5 की पावर y बराबर है 10 की पावर माइनस z। ठीक है, इस तरीके से कभी भी आपको कोई इक्वेशन दे रखी होती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको k के बराबर करना है। ये सभी आपस में बराबर हैं तो इनको एक कांस्टेंट के बराबर कर दिया k के। अब इसका मतलब क्या है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। सबसे पहले मैं इसको इसके बराबर करता हूं, 2 की पावर x बराबर है k। अब मैंने यहां से 2 की वैल्यू निकालनी है, ये x है उधर लेके जाना है तो मैं क्या करूंगा, अगर ये x उधर जाएगा तो k की पावर डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो 2 की पावर आ गई है, 2 बराबर आ गया है k की पावर 1/x। ऐसे ही अगर मैं 5 निकालना चाहता हूं तो ये y भी उधर चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा k की पावर 1/y। अगर ऐसे ही मैं यहां से 10 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये z उधर चला जाएगा k की पावर -1/z। क्या आपको ये बात समझ आई? मैंने क्या किया, 2 की पावर x बराबर k के दे रखा था तो मैंने क्या किया, इस x को उधर भेजा तो यहां पर ये पावर ऊपर थी तो यहां डिवाइड में चली गई। ऐसे ही 2 की वैल्यू निकाल ली, 5 की वैल्यू निकाल ली और 10 की वैल्यू निकाल ली। अब यहां से कोई आपको रिलेशन नजर आ रहा है इन तीनों इक्वेशन का? यहाँ पर एक क्लियरली रिलेशन नजर आ रहा है। मैं बोल सकता हूं कि 2 गुणा 5 जो है वो 10 होता है। ये तो पता ही है आपको कि 2 को अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 10 आ जाएगा। 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू है x k की पावर 1/x गुणा में, 5 की वैल्यू है मेरी k की पावर 1/y और 10 की वैल्यू है मेरी k की पावर -1/z। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर बेस बराबर है और बीच में गुणा है तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ भी k है, यहाँ भी k है तो ऊपर इनकी पावर जुड़ जाएगी, हो जाएगी 1/x प्लस में 1/y बराबर k की पावर -1/z। अब दूसरी बात, अगर ऐसे इक्वेशन दे रखी हो, बराबर के इधर भी k है, बराबर के उधर भी k है, यानी कि बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाती है। ये हो जाएगा 1/x प्लस में 1/y बराबर है -1/z। पावर को बराबर कर दिया, ये इधर आ गया है तो जाएगा 1/x बटे में 1/y, ये माइनस का था इधर आएगा तो प्लस में, और बराबर उधर बच जाएगा सिर्फ 0। और आपने इसी की वैल्यू निकालनी थी और इसी की वैल्यू आपकी 0। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है सिर्फ पावर से रिलेटेड, आपको पावर्स का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले दे रखा है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m-n की वैल्यू निकालनी है आपको। इफ एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें मैं देख रहा हूं सबसे ज्यादा 3 दिया हुआ है तो मैं सभी को 3 की पावर में लेके आऊंगा। सबसे पहले दिया हुआ है 9 की पावर n, 9 की पावर n दिया हुआ है। अगर मैं इसको 3 की पावर में लेके आना चाहता हूं तो कैसे आएगा, 9 को मैं बोल सकता हूं 3 की पावर 2 और बाहर है n। ये बात समझ आई आपको? मैंने 9 को लिख दिया 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 गुणा 3।
अब पावर के ऊपर पावर लिखी होती है तो आपस में गुणा हो जाते हैं, ये हो गया है 3 की पावर 2n। ये आपकी पहली बात है। दूसरा, मैं एक को लिख रहा हूं भाई ऐसे, आगे दिया हुआ है 3 की पावर 2 ब्रैकेट में 3 की पावर -n/2 बाहर पावर 2, -2 बार की पावर, ठीक है। और आगे दिया हुआ है फिर माइनस में 27 की पावर n। ये ऊपर वाला मैंने अलग अलग लिख दिया है, 9 की पावर n लिखा हुआ था, इसको हल कर लिया। एक ये और दिया हुआ है, इसको भी हल करते हैं। पावर के ऊपर पावर लिखी होती है, मैंने अभी ऊपर बताया आपको गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा में 3, ये आपस में गुणा होंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका n। इसको मैंने हल कर दिया, ये आ गया है। दूसरा, अब ये आने के बाद मैंने आपको अभी एक चीज और भी बताई थी, चलो पहले आगे हल कीजिए आप। ये आगे आ गया है आपका, इसको मैं 27n को क्या बोल सकता हूँ, 27 होता है आपका 3 की पावर 3 और बाहर है आपका n, तो ये आपस में गुणा हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 3। इसको मैंने यहां हल कर दिया, इसको ये हल कर दिया। अब 9 जो है इसके साथ गुणा में था, उसको भी इसके साथ लिखता हूं, ये आ गया है 3 की पावर 2n। पहले बताइए आपको ये बात समझ आई? पहले 9n था, उसको हल करके ये आया, ये यहां लिख दिया। इसको हल करके ये आया, गुणा में लिख दिया। इसको हल करके ये आया, इसको माइनस में लिख दिया। ये ऊपर वाला मैंने हल कर दिया है। अब नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3। इसको कुछ हल करने की जरूरत नहीं है, पहले ही सोल्ड है। फिर आगे लिखा हुआ है आपका 1/27, ये आपने हल करना है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां से यहां तक को हल करूं तो सभी का बेस बराबर है, ठीक है। यहां पर 3 की पावर 2n है, यहां पर 3 की पावर n है, और ये आपस में गुणा हो रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो वैल्यू गुणा हो रही हैं, उनका बेस बराबर है और पावर अलग है, तो वो पावर जुड़ जाती है। तो ये नियम मैं यहां तक लगा सकता हूं इन तीनों पर। तो क्या होगा, यहां से हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस में n 3n प्लस में 2। भाई इन तीनों को जोड़ दिया, ये आ गया है 3 की पावर 2n प्लस n 3n और प्लस का 2, और उधर है माइनस में 3 की पावर 3n, और नीचे ऐसे कैसे। अब ये आगे माइनस है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ले सकते हैं कॉमन। अब शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं अगर यहाँ कॉमन लूंगा, मैं पहले यही कॉमन लेता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। यहाँ पर है 3 की पावर 2n और यहाँ पर है 3 की पावर n, तो ये हो जाएगा मेरा 3 की पावर 3n। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले नीचे भी लिखा था। मैं पहले यहां से कॉमन ले लेता हूं, 3 की पावर 3n यहां भी है, माइनस में 3 की पावर 3n यहां भी है, ये मैंने कॉमन ले लिया। अगर ये कॉमन ले लिया है तो यहां से तो बच गया है 3 की पावर 2 यानी कि 9, और यहां से पूरा का पूरा कॉमन आ गया है, तो यहां पर बच गया है 1। नीचे ऐसे कैसे, 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3। अब इसको अगर मैं हल करता हूं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3m गुणा में 9 में से 1 गया 8, नीचे आ गया है आपका 3 की पावर 3m गुणा में 2 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 8, तो ये 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब ये जो आगे हैं ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/27 के। अगर मैं इनको पलट के लिख दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैं इस 1/27 को 27 लिखना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ जो फ्रैक्शन दी हुई थी उसको पलट दिया। इसको मैंने लिख दिया 3m 3 की पावर 3m बटे में 3 की पावर 3n। ये 3 की पावर 3n ऊपर लिखा हुआ था, इसको नीचे लिख दिया। 3 की पावर 3m नीचे लिखा हुआ था, इसको ऊपर लिख लिया। उसको भी ऐसे पलट दिया, ऊपर आ गया है मेरा 27, नीचे आ गया है 1। अब आपको एक प्रॉपर्टी और पता होना चाहिए, दिख रहा है ना आपको ये, कि a की पावर m भाग में a की पावर n, अगर बेस बराबर हो और भाग हो रहा हो तो पावर आपस में घट जाती है। तो यहां पर ये आपस में भाग हो रहे हैं और पावर बराबर, सॉरी बेस बराबर है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो क्या होगा, पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। ये हो जाएगा आपका 3 की पावर m माइनस 3 की पावर n। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, क्या हुआ,
दोनों आपस में भाग हो रहे थे, बेस बराबर था तो पावर माइनस में करके लिख दी, बेस एक बार लिख दिया। इधर है 27, 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, 27 3 की पावर 3 होता है। यहां से 3m 3n, 3 दोनों में है, मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 आ गया है मेरा यहां पर, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर बराबर हो और बेस बराबर हो तो पावर को बराबर कर सकते हैं, तो मैंने पावर को बराबर कर दिया, 3 कॉमन m माइनस n बराबर 3। ये 3 की पावर थी, ये मैंने ऐसी कैसी लिख दी, यहाँ पर 3 की पावर थी 3, ये ऐसे कैसे लिख दी, 3 से 3 कट गया है तो m माइनस n बराबर आ गया है 1। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा था, एक एक चीज को मैंने आपको सोल्व करके बताया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। चलिए आगे चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है आपका, 4m की पावर 2 प्लस में 10mn माइनस 8m प्लस में 9n की 2 माइनस में 12n बराबर है am प्लस bn इंटू am प्लस bn माइनस 4। भाई इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंपैरिजन है। अगर आप देख पा रहे हो तो आंसर आपको सामने नजर आएगा। बस मैं एक बार इसको लिख रहा हूं, आप देखें। ये है आपका 4 की पावर 4m की पावर 2 10mn माइनस 8m प्लस में 9n की 2 माइनस में 12n, ये लिखा हुआ है। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है am प्लस bn, am प्लस bn माइनस 4, ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो आप 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको am मान लेता हूं तो एक्चुअल में ये जो आया है ना, ये इन दोनों को गुणा करके आया है, ये वाली वैल्यू। देखो इनको अगर मैं गुणा करता हूं तो ये आ जाएगा a की पावर 2 और m की पावर 2, इन दोनों को मैंने गुणा किया। और यहां बिल्कुल ऐसे ही है, m की पावर 2 और a की पावर 2। अब a की पावर 2 4 है, a की पावर 2 4 है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, मैं 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, a की वैल्यू आ गई आपकी 2। ऐसे ही आप इस वाली वैल्यू को भी कंपैरिजन कर सकते हो। ये कैसे आया है, ये आया है bn गुणा में bn, bn गुणा bn करूंगा मैं तो b की पावर 2 और n की पावर 2 आ जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 9n की पावर 2। तो n की पावर 2 से n की पावर 2 कट गया, b की पावर 2 9 के बराबर है, तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो आपका b आ जाएगा 3। हमने कुछ नहीं करा, कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। आपसे पूछा गया था कि a क्यूब प्लस b क्यूब बताओ, तो आप क्या करोगे, a की वैल्यू है 2, 2 का क्यूब करेंगे 8, b की वैल्यू है 3, 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 27 और 8 जोड़ दिया 35, आपका आंसर आ गया है। आसानी क्वेश्चन था, सिर्फ कंपैरिजन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 35 is subtracted from a number reduces to its 80%, what is 4 by 5 of the that number। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक नंबर में से अगर 35 घटाया जाता है तो वो अपने आप का 80% रह जाती है। उस संख्या का 4/5 बताइए। देखिए ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक संख्या है, किसी भी संख्या का मान हमारा 100% होता है, उसमें से अगर 35 घटा दिया तो वो अपना 80% रहेगी। अगर कोई संख्या थी उसमें से मैंने 35 घटा दिया तो वो 80% रहेगी। अगर मैं ये देख रहा हूं कि मैंने परसेंटेज में कितना घटाया है, तो परसेंटेज में मैंने कम किया है 20%। भाई 100% थी कोई वैल्यू, अब 80 रह गई है, इसका मतलब मैंने परसेंटेज में घटाया है 20 और नंबर्स में घटाया है 35। इसका मतलब जो मेरा 20% है ना वो 35 के बराबर है। दूसरा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 100% का 4/5। अगर मैं 100% का 4/5 निकालता हूं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 80%। मैंने वैल्यू निकालनी है 80% की। क्या ये बात समझ आई आपको।
क्वेश्चन में बोला गया था कि एक संख्या है उसमें से 35 घटाया गया है, वो मैंने संख्या मान ली 100%। कोई भी संख्या 100% होती है, उसमें से 35 घटाया गया है तो वो अपना 80% हो गई है। वैसे 35 घटाया है, अगर परसेंटेज में देख रहा हूं तो मैं 20% घटाया है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस संख्या का 4/5 बताइए। वो संख्या मैंने मानी थी 100%। 100% का अगर मैं 4/5 निकाल रहा हूं तो 80% की वैल्यू निकालनी है। 20% की वैल्यू मेरी 35 है, तो अगर मैंने 80% निकालना है तो दोनों तरफ 4 से गुणा कर देता हूं। तो यहाँ तो आ गया है 80% और यहाँ आ गया है 4 5 20, 3 4 12, 140। 80% की वैल्यू आपकी 140 है। आपका आंसर आ गया है डी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर निकालना है आपने। तो सबसे पहले ये दो इक्वेशन दी हुई है आपकी। सबसे पहले एक बार इनको जोड़ लीजिए और एक बार इनको घटा लीजिए। मैंने एक बार इनको जोड़ लिया। अगर मैं जोड़ता हूं इनको तो इधर तो आ जाएगा आपका m प्लस n, इन दोनों को जोड़ लिया। इधर मैं जोड़ता हूं तो ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ये जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा। ठीक है, एक बार इनको घटा दिया आपस में तो ये हो जाएगा m माइनस n। अगर घटाते हैं तो हम क्या होता है, नीचे वाले के सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो अब की बार ये कट जाएंगे और ये हो जाएगा आपका 2 sin थीटा। इधर तो है आपकी m प्लस n की वैल्यू, इधर है m माइनस n की वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को गुणा कर देता हूं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, इधर तो आ जाएगा आपका, ये हो गया है m प्लस n इंटू एन m माइनस n, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वही फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इनको गुणा कर रहा हूं मैं तो ये जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इधर इनको मैं गुणा कर रहा हूं, 2 गुणा में 2 4, और इनको आपस में गुणा कर रहा हूं तो ये हो जाएगा tan थीटा साइन थीटा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये वैल्यू आप किसके बराबर आ गई है। अब आंसर में अगर tan और साइन दे रखा होता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन इनको सोल्व नहीं कर रखा है, यहां पर m और n रख रखा है। तो अब हम आगे क्या करें, इनको मैंने m और n की वैल्यू में चेंज करना है। अब आप ऊपर एक बार दोबारा देखें, मैंने इनको आपस में जोड़ा और घटाया था, मैं अब की बार इन दोनों को आपस में गुणा कर लेता हूं। मैंने इनको गुणा किया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 3, इसको मान लिया इक्वेशन 4, इनको आपस में गुणा किया। तो यहां पर तो ये है आपका a प्लस बी और ये है a माइनस बी, इनको मैं आपस में गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और उधर हो जाएगा m गुणा में। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर इन दोनों को गुणा कर दिया। अब ये है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर m गुणा n। यहां से मैंने क्या किया, यहां से एलसीएम ले लिया एक बार, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो ऐसे कैसे आ गया है साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा गुणा में कोस स्क्वायर थीटा आ गया है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले में से साइन कॉमन ले सकते हैं। ऊपर वाले में से साइन कॉमन लिया तो अंदर आ गया है आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटे में कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। इस यहां से यहां तक को जब मैंने सोल्व किया तो मुझे पता चला ये बराबर आ गया है इसकी, और ये m और n के बराबर था, ये वाली वैल्यू m और n के बराबर थी। अब जो हमारा ये वैल्यू हमने निकालनी थी, यहां चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, जो आई थी हमारी 4 tan थीटा साइन थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है m और n। अगर मुझे सिर्फ दोनों तरफ अगर मैं रूट कर देता हूं तो मेरी tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट m और n। इसकी जगह मैंने रख दिया 4mn। अब ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, इसको जब मैंने हल किया तो मेरा tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा mn के इक्वल आया था। मुझे वैल्यू चाहिए थी सिर्फ tan थीटा और साइन थीटा की, यहां पर थे ये स्क्वायर में,
तो दोनों तरफ रूट कर दिया, तो यहां से टेन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू आ गई है अंडर रूट एम एन, वो मैंने यहां रख दी, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 4 अंडर रूट एम और एन। एक बार इसको आप रिमाइंड करके देखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एवरेज का है। द एवरेज ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 20 एंड बी एंड सी इज 19 एंड सी एंड ए इज 21, देन द वैल्यू ऑफ ए। आपको क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी का जो औसत है वो 20 है, बी और सी का जो औसत है वो 19 है, सी और ए का जो औसत है वो 21 है, और आपसे ए की वैल्यू पूछी है। औसत का मतलब क्या होता है, इसका एवरेज कैसे निकला होगा, इसका एवरेज निकला होगा इन दोनों को जोड़ा होगा और 2 से भाग किया होगा। वो जो 2 से भाग किया था वो 2 इधर मैंने गुणा कर दिया, तो इनका जोड़ आ गया है 40। ऐसे ही इनको 2 से गुणा किया तो इनका भी जोड़ आ गया है, इसको 2 से गुणा किया इसका भी जोड़ आ गया है। यहाँ से आ गया है 40, यहाँ से आ गया है 38 और यहाँ से आ गया है 42। जो एवरेज था उससे मैंने योग निकाल दिया। ए बी का योग आ गया है 40, बी और सी का आ गया है 38 और सी और ए का आ गया है 42। तीनों को जोड़ दीजिए। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। इसको मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2। इधर मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, वो आ गया है मेरा 120। 2 से इसको काट दिया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया मेरा 60। ए प्लस बी प्लस सी 60 आ गया है। मुझे चाहिए थी ए की वैल्यू, तो बी और सी की वैल्यू घटा दीजिए। बी और सी की वैल्यू थी मेरी 38, तो 60 में से अगर 38 घटा दूं तो आपका ए आ जाएगा, और ए है आपका 22। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स, देन द लॉस परसेंटेज इज। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, मैंने कॉस्ट प्राइस को मान लिया है सीपी, ठीक है, और मैंने सेलिंग प्राइस को मान लिया है एसपी। ये अपनी तरफ से मैंने इनको मान लिया। अब जो क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे लिख दीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बुक्स, एक बुक का कॉस्ट प्राइस मैंने सीपी माना है, तो 15 बुक का कितना होगा, 15 गुणा में सीपी। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। अगर एक बुक का कॉस्ट प्राइस मैंने सीपी मान लिया है तो 15 बुक का कितना होगा, 15 गुणा में सीपी। ये बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 बुक्स। ये 20 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक बुक का सेलिंग प्राइस है एसपी, तो 20 बुक का होगा 20 गुणा में 20 एसपी, ठीक है। यहां से क्या होगा, आपकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का आपके पास रेशियो आ जाएगा। इसको मैंने 5 से भाग कर दिया, 5 3 15, 5 4 20। जो आपका सीपी का रेशियो आ गया है वो 4 आ गया है, और एसपी का रेशियो है वो 3 आ गया है। सीपी की वैल्यू मेरी 4 आ गई है और एसपी की वैल्यू मेरी 3 आ गई है। आपसे लॉस परसेंटेज पूछा है। आप ऐसे समझें कि एक बुक का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है वो 4 है, और उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 3 है। कहने का मतलब आपने एक बुक 4 रुपए में खरीदी और 3 में बेच दी, तो आपको लॉस हो गया है। और कितने का लॉस हो गया है, 1 का लॉस हो गया है। ये आपने प्रतिशत में निकालना है। एक लॉस हुआ कितने पर, कितने रुपए लगाने पर हुआ, 4 रुपए लगाने पर, यानी कि लॉस बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100, तो ये आ गया आपका 25% लॉस। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन इट ट्रिपल्स इट्स इन 7 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बोला है कि एक अमाउंट जो है ना वो 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है 7 सालों में। तो आपसे पूछा है कि वो 27 गुना कितने सालों में होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मल्टीपल बराबर समय में होता है। 1 गुना जितने फिक्स समय में होगा, 2 गुना उससे 2 गुने समय में होगा, 3 गुना उससे 3 गुने समय में होगा।
तो उसका जो मल्टीपल होता है ना उसका स्पेसिफिक टाइम बराबर होता है। इसका मतलब अगर वो 3 गुणा 7 साल में हुआ है तो 6 गुणा 14 साल में होगा, यानी कि इसके टाइम्स जो हैं वो बराबर होते हैं। 3 गुणा 7 साल में, 6 गुणा 14 साल में, 9 गुणा 21 साल में, ये ऐसे चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 की पावर में तोड़ेंगे क्योंकि वो 3 की पावर में ही गुणा हो रहा है। तो मैं 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। मैं बोलूंगा अगर 3 की पावर 1 7 साल में बढ़ रहा है तो 3 की पावर 3 बढ़ेगा 7 गुणा में 3 21 वर्ष में। ये बात समझ आई आपको? चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो पावर में एक स्पेसिफिक टाइम में ही बढ़ता है। अगर 7 साल में 3 की पावर 1 बढ़ रहा है तो 27 का मतलब है 3 की पावर 3। अगर 1 पावर 7 वर्ष में बढ़ रहा है तो 3 पावर, इनको आपस में गुणा कर देंगे इस पावर को इसके साथ, तो वो जाएगा आपका 21 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको y x if x% of y is 100 and y% of z is 200 then a relation between x and z। ये दो इक्वेशन दी हुई है आपकी, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर वाली है ना, अगर ये यहाँ पर 200 है और मैंने यहाँ पर भी 200 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से गुणा कर सकता हूँ। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 मैंने इधर गुणा कर दिया, 2 इधर गुणा कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ भी 200 है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी 200 के बराबर है, अब ये इक्वेशन भी 200 के बराबर है। इसका मतलब ये आपस में बराबर होंगी। तो मैंने इसको लिख दिया 2 गुणा में x और परसेंटेज हटा दिया 100 गुणा में y। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया y बटे में 100 गुणा में z। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 2 को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, x% को x बटा 100, ऑफ का मतलब गुणा y ऐसे कैसे। इसको लिख दिया y बटे में 100 गुणा में z। अब इसको हल कर लीजिए, y से तो y कट गया है, 100 से 100 कट गया है, तो ये आ गया है आपका 2 गुणा में x बराबर z। x का 2 गुणा जो है वो z के बराबर है, तो आपका आंसर आ गया है सी। बिल्कुल आसानी क्वेश्चन था भैया। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इफ अंडर रूट 0.05 गुणा में 0.5 गुणा में a बराबर है 0.5 गुणा में 0.5 गुणा में अंडर रूट b की। ये एक इक्वेशन दे रखी है, आपने निकालना है a बाई बी। तो इसको हम कैसे हल करें, सबसे पहले तो इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इस रूट को हटाएं। रूट को हम कैसे हटा सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करके, इस तरफ भी वर्ग कर दिया, इस तरफ भी वर्ग कर दिया। यहाँ तो वर्ग से वर्गमूल कट गया है, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा बस 0.05 गुणा में 0.5 और इधर आ गया है गुणा में a। अब इनका वर्ग करना है, एक एक का करते हैं। 5 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और डेसिमल भी डबल हो जाता है। अगर 1 के बाद था तो अब 2 के बाद लग गया क्योंकि वर्ग हो गया है। इधर 5 का वर्ग करेंगे, ये भी ऐसे आ जाएगा 0.25। यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा b। मुझे चाहिए था a बटा b, तो मैं क्या करूंगा, b को इधर लेके आऊंगा और a इधर है ये, तो a बटा b आ जाएगा इधर। तो इधर तो आ गया आपका a बटा b, a को रख लिया और b को, ये जो गुणा में था उधर जाएगा भाग में चला जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इसका मैं डेसिमल हटा रहा हूँ एक बार के लिए, ये हो जाएगा 25 बटे में 100, ये भी हो जाएगा 25 बटे में 100 गुणा में। ये दोनों उधर जाएंगे, इधर गुणा में है तो उधर भाग में जाएंगे ये, तो ये भाग में जाएगा 5, इसके बटे में 100 है वो ऊपर चला जाएगा। ये 5 भाग में जाएगा तो ये इसके जो बटे में 10 है ये ऊपर चला जाएगा। सभी का डेसिमल हटा दिया, इसको हल कर लीजिए। 5 5 25, ये कट गया है, 100 से ये कट गया है, 1 0 से 1 0 कट गया है। a बटा b जो है वो 25 बटा 10 आ गया है, जिसको हम बोल सकते हैं 2.5। ये आपका आंसर है, इसका आंसर आ गया आपका डी 2.5। इसके पीछे 0 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई इतने ही क्वेश्चन थे आपके, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करा दिए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है
लेकिन क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरी डिटेल बताऊं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए जो भी कोई आपके आसपास तैयारी कर रहा है। थैंक यू दोस्तों।